सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर 2022 को एक बड़ा निर्णय दिया है। इस निर्णय में उन्होंने सेक्शन 239 सीआरपीसी के तहत डिस्चार्ज पर नई व्याख्या दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 13(1)(a) सब पार्ट ई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को लेकर भी कुछ निर्देश जारी किए हैं। सेक्शन 397 और सेक्शन 401 सीआरपीसी को लेकर जिनके तहत रिवीजन किया जाता है, उनको लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह केस उन्हीं केसेस की श्रेणी में आता है जो कानून के बड़े एरिया पर अपना प्रभाव डालते हैं। इसलिए आपको इस केस पर विशेष ध्यान देकर इसका गहराई से अध्ययन करना चाहिए, ताकि आप जब भी आवश्यकता हो इन प्रोविजंस में इस केस की साइटेशन को ट्रायल कोर्ट्स के सामने रख सकें। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसा मामला था जिसमें हाई कोर्ट ऑफ मद्रास ने उस आरोपी की क्रिमिनल रिवीजन एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया था जो अंडर सेक्शन 13(2) रेड विद सेक्शन 13(1)(a)(e) ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 तथा सेक्शन 109 ऑफ इंडियन पीनल कोड के तहत आरोपी था और जिस पर ट्रायल कोर्ट ने चार्ज लगा दिया था। जब आरोपी ने उस चार्ज के खिलाफ क्रिमिनल रिवीजन एप्लीकेशन को हाई कोर्ट ऑफ मद्रास के सामने लगाया तो हाई कोर्ट ने उस रिवीजन को मंजूर कर लिया और आरोपी को डिस्चार्ज कर दिया। यह डिस्चार्ज सेक्शन 239 सीआरपीसी के तहत किया गया था। हमारी हर एक वीडियो में आपको झूठे अपराधों से बचने के तरीके और कानून की सही जानकारियां मिलती हैं। ये वीडियोस आपको बचाव के सब नियमों से अवगत कराती हैं। आप अपने सत्य क्लेम को हमारी सहायता से आगे बढ़ा सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। केस का नाम है स्टेट वर्सेस आर सौंदर्या वासु और इसका डेट ऑफ डिसीजन है 5 सितंबर 2022। क्रिमिनल अपील नंबर 1452 और 1453 ऑफ 2022 जो कि एसएलपी क्रिमिनल नंबर 3445 और 3446 और 2019 में पैदा हुई थी। जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस जे.वी. पारदीवाला की बेंच ने यह निर्णय दिया है। पूरी साइटेशन आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आरोपी को डिस्चार्ज किए जाने के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एसएलपी क्रिमिनल फाइल की और उसमें कोर्ट का यह निर्णय आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट ने समस्या की गहराई और रेंज को समझने में भूल की है, वह इसको समझ नहीं पाया है। उन्होंने कहा कि सीआरपीसी में डिस्चार्ज के लिए 3 परिस्थितियां संभव हैं। पहली, अंडर सेक्शन 227 सीआरपीसी जहां अपने समक्ष चलने वाले केसेस में कोर्ट ऑफ सेशंस आरोपी को डिस्चार्ज कर सकता है। दूसरी, जो केसेस पुलिस रिपोर्ट पर शुरू किए गए हो तो उन केसेस का डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 239 सीआरपीसी में हो सकता है। तथा तीसरी परिस्थिति, जो केसेस पुलिस रिपोर्ट के अलावा अन्य तरीकों से शुरू किए गए हो उनमें डिस्चार्ज सेक्शन 245 सीआरपीसी के तहत किया जा सकता है। सेक्शन 227 सीआरपीसी और सेक्शन 239 सीआरपीसी में आरोपी का डिस्चार्ज एविडेंस को रिकॉर्ड करने से पहले होता है। केस के रिकॉर्ड में दस्तावेज, आरोपी के पक्ष की सुनवाई तथा प्रोसिक्यूशन के मत को सुनने के बाद यह तय किया जाता है कि आरोप निर्धारित किया जाना है या आरोपी को डिस्चार्ज किया जाना है। दूसरी ओर सेक्शन 245 सीआरपीसी का डिस्चार्ज तब उपलब्ध होता है जब सेक्शन 244 सीआरपीसी का एविडेंस हो चुका होता है। इन तीनों विधियों में थोड़ा बहुत अंतर तो है, लेकिन कानूनी स्थिति यही है कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एक प्रारंभिक अवस्था होती है। इसमें टेस्ट ऑफ प्राइमा फेसाई अर्थात प्रथम दृष्टया कसौटी का नियम ही लागू होता है। प्राइमा फेसाई केस बनता है तो चार्ज लगाओ और नहीं बनता है तो ना लगाओ। डिस्चार्ज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रायल ऑफ ए वारंट केस। इस पॉइंट को कंसिडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 239 सीआरपीसी में डिस्चार्ज के लिए यह देखा जाना जरूरी है कि क्या कोर्ट को लगता है कि आरोपी के खिलाफ आरोप निराधार है या आधारहीन है या नहीं है। यदि कोर्ट को आरोप निराधार लगते हैं तो आरोपी को डिस्चार्ज किया जाना उचित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 239 सीआरपीसी के अंतर्गत यह विचार किया जाता है कि आरोपी के खिलाफ आरोप निराधार है या उसके खिलाफ अपराध किए जाने के आधार हैं और यह एक रूटीन औपचारिकता भर नहीं है, यह इससे ज्यादा है। यह आरोपी के फायदे के लिए बनाया गया एक कानूनी प्रावधान है। कानून के अंतर्गत
इसको भंग नहीं किया जा सकता है, न इसको डाइल्यूट किया जा सकता है। लेकिन यदि आरोपी द्वारा अपराध किए जाने के आधार हैं, तो सेक्शन 240 सीआरपीसी के अंतर्गत उस पर आरोप लगाया जाना कानूनन सही है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे विचार करते हुए कहा कि सेक्शन 239 में जो शब्द ग्राउंडलेस लिखा हुआ है, निराधार लिखा हुआ है या आधारहीन लिखा हुआ है, इस बात का क्या अर्थ है। उन्होंने कहा ग्राउंडलेस या निराधार का अर्थ यह है कि यह मानने का कोई अर्थ नहीं है कि आरोपी ने अपराध किया होगा। इस कानून के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को लिखित कारणों सहित डिस्चार्ज करना होगा। इस ग्राउंडलेस या निराधार का अर्थ है कि कोर्ट के सामने उपलब्ध मटेरियल के आधार पर प्रथम दृष्टया अपराध किया जाना प्रतीत होता है या नहीं होता है। यदि प्रथम दृष्टया अपराध किया जाना दिखाई नहीं देता है, तो आरोपी को डिस्चार्ज किया जाना ही कानूनी रूप से उचित है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 13(1)(e) प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 को लेकर भी अपना मत व्यक्त किया। इस सेक्शन 13(1)(e) PCA के मुतालिक उन्होंने कहा कि यह प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा कि आरोपी के पास अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति थी या नहीं थी। और यहाँ पर जो ये लिखा है आय के ज्ञात स्रोत, तो इसका अर्थ है कि वे स्रोत जो प्रोसिक्यूशन को ज्ञात हैं, इसमें वे स्रोत शामिल नहीं है जो आरोपी को ज्ञात हैं। यह आरोपी को दिखाना होगा कि उसके हाथ में जो संपत्ति है वह कहां से आई है। इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपी पर रहने वाला है तथा यह उसे पूरी तरह से निभाना होगा। इस बाबत दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने यह बताई कि इसके लिए प्रोसिक्यूशन को कोई बहुत गहरी और आरोपी के सब स्रोतों की इंक्वायरी करनी नहीं है। प्रोसिक्यूशन केवल उतने स्रोतों की जांच कर ले जितने स्रोतों की जानकारी आरोपी ने अथॉरिटीज को बताई हुई है। इससे ज्यादा की तफ्तीश प्रोसिक्यूशन को करने की जरूरत नहीं है। पीसीए का आरोपी सरकारी कर्मचारी होता है, तो सरकारी नियमों आदि के तहत उसके जो स्रोत बताए हुए हैं, उसके द्वारा जो हर साल वह अपने रिटर्न्स दाखिल करता है, उनमें जिन स्रोतों का उसने उल्लेख किया होता है, केवल उतने ही स्रोतों की जांच प्रोसिक्यूशन को करनी चाहिए। इसके अलावा यदि किसी अन्य स्रोत से उसे धन हासिल हुआ हो, तो यह बताना आरोपी का काम है और यह साबित करना भी उसी का काम है कि वह गैर कानूनी नहीं है। इसके अलावा सेक्शन 379 और 401 सीआरपीसी के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपने दिशा निर्देश जारी किए। सेक्शन 397 to 407 सीआरपीसी रिवीजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले सेक्शंस हैं। इसमें क्योंकि मामला ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट के द्वारा रिवीजन का अधिकार उपयोग किए जाने से संबंधित था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 397 और 401 सीआरपीसी की बाबत भी दिशा निर्देश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी के तहत रिवीजन को हल्के या चलताऊ तरीके से नहीं निपटाया जाना चाहिए। इस शक्ति का प्रयोग बहुत सावधानी के साथ कानून की उन गलतियों को ठीक करने के लिए किया जाना चाहिए जो बिल्कुल सामने दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें मैनिफेस्ट एरर ऑफ लॉ और प्रोसीजर कहा जाता है। रिवीजन के अंतर्गत कोर्ट की शक्तियां अपील के अंतर्गत कोर्ट की शक्तियों से अलग तरह की होती हैं। रिवीजन के अंतर्गत कोर्ट की शक्तियां अलग होती हैं और अपील के अंतर्गत कोर्ट की शक्तियां अलग होती हैं। एक रिविजनल कोर्ट के पास प्रत्येक पहलू की गहरी छानबीन की शक्ति नहीं होती है। हालांकि ट्रायल कोर्ट या अपीलेट कोर्ट के पास यह शक्ति अवश्य होती है कि वह केस के हर एक पहलू को खोलकर और गहरी छानबीन करके उसको देख सकता है। जिन हालात में कोर्ट की कार्यविधि को चालू रखने में कठिनाई आ रही हो या कानून की कोई गंभीर गलती सामने दिखाई देती हो, तो यह शक्ति रिविजनल कोर्ट के द्वारा प्रयोग की जा सकती है, अन्यथा नहीं की जा सकेगी। एक रिविजनल कोर्ट केवल तभी आरोपी को डिस्चार्ज कर सकता है जब पूरी चार्जशीट को पढ़ने के बाद भी आरोपी के खिलाफ कोई आरोप ना बनता दिखता हो। और अंत में कोर्ट ने अपने इस निर्णय में अनेक पहलुओं को छुआ है। उन पर जहां भी जरूरी हो हम अपने केस में इन बातों पर निर्देश पा सकते हैं। इनकी नजीर ट्रायल कोर्ट के सामने रख सकते हैं ताकि हमारे साथ हमारे केस में कोई अन्याय ना होने पाए और कानून का पूरा पालन हो। इस चैनल पर आप ऐसी ही वीडियोस देख सकते हैं जिनमें कानून पर बिल्कुल नए नजरिए से विचार किया जाता है। फॉल्स एलिगेशंस और फॉल्स केसेस।
इनके ऊपर हम आपको वास्तविक कोर्ट केसेस में होने वाली वास्तविक कार्रवाई के बारे में बताते हैं। सच्चे कोर्ट केसेस में झूठे गवाहों को कैसे काबू करें यह बताते हैं। कानून की दूसरी प्रक्रियाएं बताते हैं। जो लोग खुद अपने कोर्ट केसेस को स्वयं समझना चाहते हैं उनके लिए यह चैनल बहुत उपयोगी है। जो यंग एडवोकेट कलीग्स कानून को सीखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी यह चैनल बहुत प्रेरणादायक और जानकारियां देने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं।